हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस विज्ञान विषय के पाठ योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ योजना में हम देखेंगे विज्ञान विषय की पाठ योजना और उप विषय है जीव विज्ञान। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का पाठ योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं विज्ञान विषय की पाठ योजना संख्या 25 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी उसके बाद विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद कक्षा मेंशन करेंगे। कक्षा है 8, विषय है विज्ञान, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है वायु प्रदूषण। ठीक है। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड। आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है अवधि। अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। ठीक है। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप किसी भी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को बौद्धिक क्षमता का विकास करना। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की अवलोकन क्षमता को विकसित करना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और उनमें किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र वायु प्रदूषण के बारे प्रत्यस्मरण करने में सक्षम होंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्र दैनिक जीवन में होने वाले वायु प्रदूषण के बारे जानने में सक्षम होंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र वायु प्रदूषण होने के मुख्य कारणों को जानने में सक्षम होंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन से शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी कि पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है, जैसे कि देखिए चौक, डस्टर, शैम्पर, संकेतक इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए छात्र छात्रा वायु प्रदूषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो देखिए प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें सभी प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए और पूर्व ज्ञान के आधारित होनी चाहिए। ठीक है। इसमें छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं भारत देश के प्रमुख धरोहर कौन कौन से हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं ताजमहल, लाल किला। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं ताजमहल देखने जाने के लिए हम किन साधनों का प्रयोग करते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं वाहनों का। ठीक है।
उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, कुछ वाहनों का नाम बताइए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं बस, कार, स्कूटी, ट्रेन इत्यादि। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, बस, कार, स्कूटी आदि वाहनों को चलाते समय प्रयुक्त इंजन से क्या निकलता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं धुआं निकलता है। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, धुआं से कौन सा प्रदूषण होता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं वायु प्रदूषण। ठीक है, जो कि हमारा प्रकरण था। प्रकरण निकालने के बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के वायु प्रदूषण पाठ को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है। इस तरह प्रश्न पूछकर टॉपिक निकालने के बाद ब्लैक बोर्ड पर हेडिंग देंगे वायु प्रदूषण। ठीक है, और उसके बाद पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है। तो देखिए प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है, देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है। सबसे पहले शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे वायु प्रदूषण और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, वायु के दूषित होने की प्रक्रिया अथवा वायुमंडल में हानिकारक तत्वों की मात्रा का बढ़ना वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु हमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं परंतु कई कारणों से वे प्रदूषित हो जाते हैं। वायु ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन आदि का मिश्रण है जिनमें इन सभी की मात्रा लगभग निश्चित होती है। वायुमंडल में बाहर से अवांछित पदार्थों के आने या पहले से उपस्थित अवयवों की मात्रा बढ़ने से जब हानिकारक प्रभाव पड़ने लगता है तब यह कहा जाता है कि वायु प्रदूषित हो गई है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ाएंगे वो शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुनने रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे वायु प्रदूषण। पहला पॉइंट में लिखेंगे वायु के दूषित होने की प्रक्रिया अथवा वायुमंडल में हानिकारक तत्वों की मात्रा का बढ़ना वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे वायु हमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं परंतु कई कारणों से वे प्रदूषित हो जाते हैं। उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं वायु के दूषित होने की प्रक्रिया को। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं वायु में कौन कौन सी गैसें पाए जाते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन आदि। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। ठीक है। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को इसके आगे जो पढ़ाएंगे बच्चों को इसके बारे में जानकारी है या नहीं है ये जानने के लिए एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं वायु प्रदूषण होने के क्या क्या कारण हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं। इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे वायु प्रदूषण होने के कारण और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं वायु प्रदूषण होने के कारण। वायु प्रदूषण के कारणों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा पदार्थ की अवस्था के आधार पर और तीसरा है स्रोतों के आधार पर।
वायु प्रदूषण के कारणों को बांटा गया है। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे, और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, वायु प्रदूषण होने के क्या क्या कारण है उसे 3 भागों में बांटा गया है। तो इसे डायग्राम बनाकर बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है पदार्थ की अवस्था के आधार पर, और तीसरा है स्रोतों के आधार पर। ठीक है, तो देखिए इन कारणों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो छात्र अध्यापक जो बताएंगे, छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो क्या बताते हैं, देखिए, उत्पत्ति के आधार पर वायु प्रदूषकों को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, प्राथमिक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक क्या है, देखिए, ये प्रदूषक किसी प्रतिक्रिया या क्रिया के फलस्वरूप सीधे उत्सर्जित होते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी के विस्फोट से निकलने वाली राख और धुआं, कोयले और तेल के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें आदि। ठीक है, दूसरा है द्वितीय प्रदूषक। ठीक है, तो देखिए द्वितीय प्रदूषक क्या है, जब प्राथमिक प्रदूषक आपस में या वायुमंडल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो इस तरह के प्रदूषक निकलते हैं, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड, ओजोन, रासायनिक धूल या कोहरा आदि। ठीक है, और श्यामपट कार्य पर इस तरह डायग्राम बनाकर बच्चों को समझाएंगे। उत्पत्ति के आधार पर हेडिंग देंगे, और इसमें उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है प्राथमिक प्रदूषक, दूसरा है द्वितीय प्रदूषक। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे पदार्थ की अवस्था के आधार पर। तो छात्र अध्यापक क्या बताते हैं, देखिए, पदार्थ की अवस्था के आधार पर वायु प्रदूषकों को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला, गैसीय वायु प्रदूषक। तो देखिए, गैसीय वायु प्रदूषक किसे कहते हैं, ये सामान्य ताप और दाब पर गैसीय अवस्था में रहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड आदि। ठीक है, दूसरा है सूक्ष्म प्रदूषक। ठीक है, सूक्ष्म प्रदूषक किसे कहते हैं, देखिए, ये गैसीय अवस्था में नहीं होते हैं। धूल, धुएं, तरल बूंदों के रूप में निलंबित सूक्ष्म पदार्थ आदि सूक्ष्म प्रदूषक कहलाते हैं। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से ये उत्सर्जित होते हैं। उदाहरण में देखिए, जैसे कि CFC। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे, और श्यामपट कार्य पर इस तरह डायग्राम बनाकर बच्चों को समझाएंगे। हेडिंग देंगे पदार्थ की अवस्था के आधार पर। इसमें भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला गैसीय वायु प्रदूषक और दूसरा है सूक्ष्म प्रदूषक। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं, उत्पत्ति के आधार पर वायु प्रदूषकों को कितने भागों में बांटा गया है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं 2 भागों में। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, CFC किस वायु प्रदूषक का उदाहरण है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं सूक्ष्म प्रदूषक। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे स्रोतों के आधार पर वायु प्रदूषण। ठीक है, तो देखिए छात्र अध्यापक इसके बारे में क्या बताते हैं, स्रोतों के आधार पर वायु प्रदूषकों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं, देखिए, प्रकृति में होने वाली असामान्य प्राकृतिक क्रियाओं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, वनों में लगने वाली आग, घूर्णन वायु आदि के द्वारा हानिकारक गैसें वायु में फैल जाती है। वायु में उपस्थित पौधों के परागकण, जीवाणु तथा कवक के जीवाणु भी वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं। दूसरा पॉइंट है मानव जनित स्रोत। ठीक है, तो देखिए मानव जनित स्रोत किसे कहते हैं, स्वचालित वाहन, कल कारखाने से निकलने वाले धुएं,
जीवाश्म ईंधनों जैसे कि कोयला, तेल, गैस के पूर्ण और अपूर्ण दहन, ताप विद्युत संयंत्र आदि के कारण वायुमंडल में विषाक्त गैसें मिल जाती है। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक आदि भी गंभीर वायु प्रदूषक हैं। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट कार्य पर इस तरह डायग्राम बनाकर बच्चों को समझाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग देंगे स्रोतों के आधार पर। इसमें भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है मानव जनित स्रोत। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं, वायु प्रदूषण के प्राथमिक स्रोत के 2 उदाहरण दीजिए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं पौधों के परागकण और जीवाणु। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, वायु प्रदूषण के मानव जनित स्रोत के उदाहरण दीजिए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन, फैक्ट्री इत्यादि। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति छात्र केंद्रित होता है। इसमें बच्चों के लिए प्रश्न पूछा जाता है ताकि बच्चों का ध्यान ना भटके। इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न करते हैं, वायु किसका मिश्रण है। ठीक है, उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया। ये जानने के लिए इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं। दूसरा प्रश्न करते हैं, मानव जनित प्रदूषक क्या है, इनके 2 उदाहरण दीजिए। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और आप उन्हें अच्छे से चेक भी कर सके। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न करते हैं, वायु प्रदूषण की परिभाषा लिखें। वायु प्रदूषण होने के क्या क्या कारण हैं, वर्णन करें। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।